Very good morning to all of you. I hope you all are fine at home. Students, today we are going to discuss question answers of lesson 8 from history section. The name of the chapter is The First Empire and the Ashoka. Now we will start discussing question answers. Question 1 is why did Ashoka give up war? अशोका ने मतलब सम्राट अशोक ने युद्ध क्यों त्याग दिया था? Let's discuss its answer. After Kalinga War 261 BCE, बच्चे कलिंगा वॉर कब हुआ था? 261 BCE में हुआ था। इस युद्ध ने सम्राट अशोक पर बहुत प्रभाव डाला था। आफ्टर कलिंगा वॉर 261 BCE, अशोका saw the destruction caused due to war, so he gave up war in favor of peace and tolerance. तो कलिंगा वॉर में राजा अशोक ने बहुत ही ज़्यादा तबाही देखी थी, जिससे कि उसने युद्ध को त्याग देने का निर्णय लिया इन फेवर ऑफ पीस एंड टॉलरेंस, क्योंकि वह अब शांति की ज़िंदगी चाहते थे। बच्चे, कलिंगा वॉर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है हमारी हिस्ट्री में, जो राजा अशोका ने कलिंगा किंगडम को जीतने के लिए किया था। ये युद्ध बेशक राजा अशोक जीत गए थे, लेकिन कहते हैं ना, जीत के भी हार जाना। तो जो राजा अशोक थे वो जीत तो गए थे, लेकिन जो हारे थे वो यह था कि उनके मन में जो डिस्ट्रक्शन के प्रति भावनाएं आई थी, उनसे वो बहुत आहत हुए थे, और उस डिस्ट्रक्शन को देखकर उन्होंने फिर आगे कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ डिड अशोका स्प्रेड धम्मा इन डिस्टेंट लैंड्स? अशोका ने अपना धम्मा अलग अलग जगहों पर, दूर दूर की जगहों पर किस तरह से फैलाया था? अशोका इशूड रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स टू स्प्रेड धम्मा टू डिस्टेंट लैंड्स। अशोका ने दूर दूर की जगहों पर अपना धम्मा मतलब कि अपने जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके सिद्धांत थे, जो उन्होंने बौद्ध धर्म से लिए थे, वो उन्होंने रॉक और पिलर के रूप में एडिक्ट्स बनाकर दूर दूर की जगहों तक पहुंचाए थे। He also sent his messengers to श्रीलंका, इजिप्ट, सीरिया एंड ग्रीस। उन्होंने अपने मैसेंजर्स मतलब संदेशवाहकों को श्रीलंका, इजिप्ट, सीरिया और ग्रीस जैसे देशों में भी भेजा था, जिन्होंने अशोका के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो दूर दूर के लोगों को सुनाए थे। नाउ क्वेश्चन 3 इज़ व्हाट वाज अ फंक्शन ऑफ धम्मा महामाताज? क्वेश्चन 3 में हमें बताना है कि जो धम्मा महामाताज थे उनका क्या कार्य था। द फंक्शन ऑफ धम्मा महामाताज वॉज टू प्रीच अशोकास प्रिंसिपल्स टू द कॉमन पीपल। जो धम्मा महामाताज थे उनका कार्य था कि वह अशोका के प्रिंसिपल्स को कॉमन लोगों को पढ़कर सुनाएंगे या फिर उन्हें समझाएंगे। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द मौर्यन आर्मी? क्वेश्चन 4 में हमें बात करनी है कि मौर्यन आर्मी कैसी थी। लेट्स डिस्कस इट्स आंसर। मौर्यन आर्मी वॉज रिमार्केबल। मौर्यन आर्मी बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल आर्मी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एट्सेट्रा। यह आर्मी कैसे बनी थी? इस आर्मी में क्या क्या थे? फुट सोल्जर्स मतलब पैदल चलने वाले सिपाही थे, एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, चैरियट्स मतलब रथ थे। द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी। आर्मी का हेड कौन था? सेनापति था। अ सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज मेड टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स। और एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका कार्य था वेपन्स मतलब हथियारों की प्रोडक्शन को देखना। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डिड अशोका अटैक कलिंगा? अशोका ने कलिंगा पर अटैक क्यों किया था? आंसर, अशोका अटैक्ड कलिंगा बिकॉज इट वॉज द ओनली किंगडम विच वॉज नॉट अंडर मौर्यन कंट्रोल। अशोका ने कलिंगा पर जो युद्ध किया था उसका सबसे बड़ा पहला मेन कारण था कि यही एक ऐसा राज्य था जो अभी तक
मौर्य राजाओं के कंट्रोल में नहीं आया था। बेटे मौर्यन राजा कौन थे? सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद थे बिंदुसार और ये थे तीसरे राजा अशोका। तो अशोका से पहले जो दो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, जो इनके पिताजी थे और दादाजी थे, तो इन्होंने भारत के लगभग हर हिस्से पर कब्जा कर लिया था, साउथ इंडिया को छोड़कर और कलिंगा जो उड़ीसा में है उसको छोड़कर। तो सबसे पहला कारण तो यही था अशोका का कलिंगा को जीतने का, कि एक यही राज्य था जो इनके पूर्वज, अशोका के पूर्वज मतलब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जीत नहीं सके थे। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर लैंड एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड। और दूसरा कारण क्या था बच्चे, कि यह बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी क्योंकि यहाँ पर लैंड और ओवरसी ट्रेड होता था। क्वेश्चन 2, वट डिड अशोका डू फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल? अशोका ने अपने लोगों की भलाई के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? अशोका डिड मैनी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अशोका ने अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ही प्लांटेड ट्रीज ऑन रोड साइड, ही बिल्ट रेस्ट हाउसेज ऑन रोड साइड। बच्चे इधर बिल्ट आएगा, it's not build it. He built rest houses on road sides. He built hospitals for human beings as well as for animals. He dug wells. तो बच्चे हमने यहाँ पर उनके 4 ऐसे कार्यों को डिस्कस किया है जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए थे, जैसे कि सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, सड़कों के किनारे रेस्ट हाउस जैसे कि धर्मशालाएं बनाना, और उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए थे, ना केवल ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। ही डग वेल्स, उन्होंने कुएं भी खुदवाए थे। क्वेश्चन 3, हाउ वॉज अशोकाज एम्पायर डिवाइडेड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन? इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि अशोका ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव करने के लिए अपने एम्पायर को कैसे बांटा था। डिस्कस द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। फिर सेकंड पार्ट में हमें डिस्कस करना है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। आंसर, अशोकाज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स। अशोका के एम्पायर को 4 डिविजन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है सेंट्रल, सेकंड प्रोविंशियल, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ विलेज। तो बच्चे ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे। तो अब हम हेडिंग बनाएंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। There were 4 provinces, each was headed by a prince. He took help of other officials. तो बच्चे 4 प्रोविंसेस में एम्पायर को बांट दिया गया था और हर प्रोविंस का जो हेड होता था वो एक प्रिंस होता था और वह एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, पूरे प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दूसरे ऑफिशियल्स की हेल्प लेता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ईच प्रोविंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। फिर हर प्रोविंस को बच्चे आगे डिस्ट्रिक्ट में बांट देते थे, जैसे कि हमारे प्रेजेंट इंडिया में भी होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेंटर, फिर स्टेट में डिवीज़न होता है, फिर उसके बाद स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करते हैं हम फिर तहसील्स में और विलेजेस में। तो इसी तरीके से पहले भी होता था, हर प्रोविंस को डिवाइड करते थे डिस्ट्रिक्ट में और इनका जो हेड होता था उसे प्रदेशता कहते थे। ही टुक हेल्प ऑफ युक्ताज एंड राजुकाज, और प्रदेशता हेल्प लेता था राजुकास की और युक्तास की। और ये काम क्या करते थे बच्चे, दे कलेक्टेड टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करते थे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और पूरे राज्य में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करते थे। क्वेश्चन 4, डिस्कस द रिवेन्यू सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मौर्यन राजा अपने एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रिवेन्यू सोर्सेज कहाँ से इकट्ठा करते थे। Answer, the revenue system of Mauryan Empire was as under. First point is 1/4 to 1/6 part of the crop was collected as land tax. Land tax के रूप में बेटे क्या इकट्ठा करते थे वो
क्रॉप का 1/4 या फिर 1/6 पार्ट कलेक्ट करते थे फार्मर से। सेकंड है टैक्सेस ऑन ट्रेड, जो लोग व्यापार करते थे उनसे ट्रेड टैक्स लिया जाता था, फॉरेस्ट टैक्स भी लिया जाता था, माइन टैक्स लिया जाता था, बॉर्डर टैक्स लिया जाता था। ये सब टैक्स कलेक्ट किए जाते थे और इन टैक्स से जो आय प्राप्त होती थी उसे यूज़ किया जाता था आर्मी को मेंटेन करने के लिए, फोर्टिफिकेशन करने के लिए और लोगों की वेलफेयर के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।